जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS पाथ में। तो फ्रेंड्स, हम यूपी पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है उसे कवर कर रहे हैं। 2023 के यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर को हमने डिटेल के साथ कवर किया। यदि आपने वो उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम दोस्तों 2022 का जो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर है उसे बहुत ही डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसमें हम 50 क्वेश्चनों को ही बड़े डिटेल के साथ कवर करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वीडियो लंबी ना बने। इस प्रकार 2022 के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर के टोटल 3 वीडियोस आएंगी, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो दोस्तों ये 2022 के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट का वीडियो होगा, ठीक है। वीडियो में बने रहे और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें, समझें, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर करने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि आपको एक एग्जाम के ट्रेंड का पता चल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 दी है, दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में समितियों का वर्णन दिया हुआ है, वहीं सूची 2 में नियुक्तियों का वर्ष दिया हुआ है। नियुक्ति का वर्ष है, यानी कि समिति कौन सी समिति किस वर्ष नियुक्त की गई थी। तो बलवंत राय जो मेहता समिति है दोस्तों, वह 1957 में गठित की गई। अशोक मेहता समिति की बात करें हम तो 1970 में गठित की गई। सिंघरी समिति की हम बात करें तो उसका गठन 1986 में हुआ। और पीके थुंगन समिति की बात करें तो 1988 में गठित की गई। ये सभी समिति पंचायत से संबंधित समितियां हैं, ठीक है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ये एक बार यहाँ देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित, LM सिंघवी समिति 1986 में गठित और पीके थुंगन समिति की बात करें तो 1988 में गठित। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन एक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट है, ठीक है, यानी कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। अब डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT एक अजैव अपघटनीय है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन है, ठीक है, पोलूटेंट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट वो प्रदूषण है जिनका अपघटन नहीं होता सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है, वो पर्यावरण में उसी प्रकार बने रहते हैं। विश्व में DDT का उत्पादन केवल HIL इंडिया लिमिटेड, जिसे हम पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जानते हैं, उसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता था। यह एक ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित ही नहीं होता। इस श्रेणी के प्रदूषकों में पारा, सीसा आदि को भी देखा जा सकता है। कौन कौन से इसमें प्रदूषक आते हैं? पारा और सीसा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं, ठीक है। एक तरफ जनजातियों का वर्णन दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्टेट का वर्णन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वह होगा ऑप्शन बी। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ जो सूची है वह सही है, क्योंकि पालियान जो ट्राइब है वह तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद केरिया जनजाति की हम बात करें तो वह उड़ीसा में मिलती है। कुकी जनजाति की हम बात करें तो वह उत्तर प्रदेश में ना मिलकर कहाँ मिलती है, तो पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में कुकी जनजाति पाई जाती है। और यानिदी, जो हम यानिदी जनजाति की बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में है, ना कि राजस्थान में, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो खेरिया या केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कुकी जनजाति की हम बात करें तो यह त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पाई जाती है, यानी कि पूर्वी भारत में पाई जाती है। पूर्वी भारत में यह पाई जाती है। यानिदी जनजाति की हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में पाई जाती है। वहीं पालियान जो जनजाति है तमिलनाडु में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। परमाणु जो ऊर्जा है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बायोमास ऊर्जा का सोर्स नहीं। इसके अलावा लकड़ी की बात करें, गोबर की बात करें और कोयले की बात करें तो ये सभी बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं, ठीक है। जो ईंधन हमें जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं बायोमास कहलाते हैं, ठीक है। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है। और बायोगैस में ही मीथेन की मात्रा लगभग 75% तक होती है। इस फैक्ट को याद रखना कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है, तो मीथेन गैस की। क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ ग्रंथ सुक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा सुक्त सप्तती का जो फारसी में अनुवाद कर तूतीनामा नाम रखा गया है। किसने यह काम किया, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी।
चिंतामणि भट्ट की, यानी कि चिंतामणि जो भट्ट है उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है सुख सप्तती, ठीक है, जिसका फारसी में अनुवाद किया किसने, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। ठीक है, अब इस फारसी अनुवाद का क्या नाम था, तो तूतीनामा नाम था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट होगा वह होगा ऑप्शन सी, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है वह भारत के कैग यानी कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन करती है, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा सदस्यों में से ही समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और कौन करता है, तो स्पीकर द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तथा परंपरागत रूप से समिति का जो अध्यक्ष है वह विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है उसका हेड कौन होता है परंपरागत रूप से, तो विपक्ष दल से ही कोई नेता होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इज, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक। क्वेश्चन दोस्तों एक करंट अफेयर का है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्जाम में नए करंट अफेयर पूछे जाते हैं पिछले पुराने 1 साल के, तो इस प्रकार हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर नहीं कर रहे हैं। इससे आपका भी समय बचेगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो आप जब एग्जाम देने जाएं तो 1 साल का पुराना करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि यूपीपीसीएस में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इज, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी कि जो फार्म सब्सिडी है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आइए देखते हैं क्या कहता है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, यानी कि उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जाती है वह क्या होती है, अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। सेकंड स्टेटमेंट आइए देखते हैं क्या कह रहा है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली जो कटौतियां हैं वह प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। थर्ड स्टेटमेंट, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से कोई भी ऑप्शन पर्याप्त रूप से सही नहीं माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह आइए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से समझते हैं हम लोग। तो भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कुछ छूटें दी जाती हैं, यानी कि फार्म सब्सिडी दी जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी, एक होती है अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। ठीक है, अब बात करें हम अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत सिंचाई बिजली, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो सिंचाई बिजली खाद ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियां आती हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष जो फार्म सब्सिडी है उसके अंतर्गत कौन सी सब्सिडियां आती हैं। तो प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत वैसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे LPG सिलेंडर पर सब्सिडी। ठीक है, LPG सिलेंडर पर सब्सिडी से तात्पर्य यह है कि वह सीधे जो किसानों को जो सहायता दी जा रही है वह सीधे किसानों के बैंक खातों में जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फॉर्म से सब्सिडी की जो सीमित मात्रा में अनुमति देते हैं, यानी कि WTO की जो कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रोविजन है वह फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा में अनुमति देते हैं, ना कि असीमित। परंतु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर लोग रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं। यह सरकार द्वारा प्रदान की गई हो। ठीक है, सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी गई इसमें कीमत समर्थन शामिल ना हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंगों यानी कि नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के लिए डेवलपमेंट बॉक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के
परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए इज राइट, 1986 में पारित किया गया। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और जिसमें भारत ने भाग लिया था, क्या आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 इज अप्रैल 2022 में, यह क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? आइए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि यह सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें या बायोमास ऊर्जा की बात करें, तो इन तीनों का संबंध किसी न किसी तरह से सूर्य से है, ठीक है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का संबंध सन से नहीं है। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं, ठीक है। संग्रहित ऊर्जा से जो अन्य विकल्प है वो संग्रहित ऊर्जा से किसी न किसी रूप से संबंधित है, ठीक है, जैसे मैंने कि आपको बता दिया है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिससे सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती, ठीक है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमारी, जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा है, वह परमाणु के नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त की जाती है। दो ही मेथड है इसके परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इज ओजोन दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 49/114 के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1987 में हुआ। इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज, दो सूचियां दी गई हैं, ठीक है। पहली सूची में शेड्यूल्स का वर्णन है, यानी कि अनुसूचियों का वर्णन है, और दूसरी सूची में उनसे संबंधित विषयों का वर्णन है, ठीक है। आइए देखते हैं। थर्ड अनुसूची के सामने जो दिया है जरूरी नहीं है वह सही हो, तो यहाँ पे सूचियों को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो थर्ड अनुसूची में जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूपों का वर्णन है। चतुर्थ अनुसूची की बात करें, यानी कि फोर्थ शेड्यूल्स की बात करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 1, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह सही होगा, राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें प्रोविजन है किससे संबंधित? तो संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से। और आठवीं अनुसूची में आपको पता ही होगा कि इसमें भाषाओं का वर्णन दिया हुआ है। मूलतः संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर कितनी हो गई हैं? तो यह 22 हो गई हैं। और आठवीं अनुसूची में इनका वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट का यदि हम सेकंड मान लें, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन सी इज राइट। ये देखते हैं आगे, ये देखिए ऑप्शन सी इज राइट। थर्ड अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। फोर्थ अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से संबंधित है। और आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन ए करंट अफेयर का है, लेकिन फिर भी इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। आइए देखते हैं अभिकथन में क्या कहा गया है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ठीक है। कारण में क्या कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, ओके। ये देखिए ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि 73वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1992 में आया,
इसके द्वारा संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसलिए 73वां संविधान संशोधन को भारतीय स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ माना जा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 40 किसका हिस्सा है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 स्थित है, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व नहीं था। ठीक है, इस प्रकार पंचायतों को संवैधानिक महत्व दिया गया किसके माध्यम से? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज, दो अनुसूचियां दी हुई हैं। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ उन व्यक्तियों से संबंधित विषय हैं। ठीक है, अब एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध यहाँ पे किससे है? तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से। ठीक है, वहीं वर्गीज कुरियन की हम बात करें तो इनका संबंध किससे है? वर्गीज कुरियन का, तो इनका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। एल.के. झा का हम देखें, एल.के. झा जी का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वह है आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वहीं मोरारजी देसाई जी की हम बात करें तो इनका संबंध सामाजिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे वही बातें कही गई हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से, एल.के. झा का संबंध आर्थिक प्रशासन सुधार से, और वर्गीज कुरियन का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, मोरारजी देसाई जी का संबंध है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर 18 इज, चंद्रगुप्त टू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। आइए देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चंद्रगुप्त टू ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए वह शकों के अनुकरण पर आधारित थे। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त टू की शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। अब इन मुद्राओं के वजनों की बात करें तो इनका वजन लगभग 30 से 33 ग्रेन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19 इज, उष्मागतिकीय यानी कि थर्मोडायनेमिकली के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे जो स्थिर रूप है वह ग्रेफाइट है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। यह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब बात करें हीरा, फ्लोरीन, कोयला, ये क्या है? ये कार्बन के अपरूप है। ठीक है, और काला शीशा किसे कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, और यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ना कि कुचालक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज, दो सूचियां दी गई हैं। देखिए सूची वाले क्वेश्चन बहुत यूपीपी से पूछता है, तो अगर आप एक दो यहाँ पे सूची को जान रहे हैं ना तो भी आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं एलिमिनेशन के माध्यम से। तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को एग्जाम में कीजिएगा। एक तरफ जो सूची फर्स्ट है उनमें भारत के जलप्रपातों का वर्णन है। ठीक है, दूसरी तरफ जो अनुसूची है उन जलप्रपातों की लोकेशन का वर्णन है, कि अवस्थिति का वर्णन है। आइए देखते हैं दूध सागर हमारा वाटरफॉल कहाँ है। तो यह दूध सागर जो वाटरफॉल है यह गोवा में अवस्थित है। ठीक है, खंडाधार की बात करें हम, खंडाधार जो वाटरफॉल है वह उड़ीसा में है। पालनी यानी कि जो पलानी हमारा वाटरफॉल है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बरकाना जो वाटरफॉल है वह कर्नाटक में अवस्थित है। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए इसका जो होगा वह सही होगा। ठीक है, दूध सागर हमारा वाटरफॉल गोवा में है, बरकाना वाटरफॉल कर्नाटक में है, खंडाधार वाटरफॉल उड़ीसा में है, पलानी वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 21 इज, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किससे? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो यह है जो संबंधित है वह है ऑप्शन बी, राइट होगा इसका, क्योंकि यह पॉपुलेशन से संबंधित है, यानी कि जनसंख्या से माल्थस थ्योरी का संबंध है। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक एक प्रसिद्ध जनसंख्या का सिद्धांत दिया। ठीक है, माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या की जो बढ़ने की दर है वह जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। यानी कि जीवन निर्वाह के साधन क्या है? लाइक खाद्य सामग्री है, जीने के लिए खाना तो चाहिए ही होगा, तो खाना उस दर से हम नहीं उत्पादित कर रहे हैं जिस प्रकार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इन्होंने बताया कि जनसंख्या जो है वह किस दर से बढ़ती है? ज्यामितीय दर से, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16 इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती है। जबकि जो खाद्य सामग्री है वह बढ़ती है गणितीय दर से, यानी कि 1, 2, 3, 4 क्रम वाइज। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। माल्थस थ्योरी बस इतना बताती है कि जनसंख्या अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है उससे जिस पर जनसंख्या निर्भर है
ठीक है, जीवन निर्वाह के साधनों पर निर्भर है उनकी तुलना में। ओके, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है वह करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी भी सही है इसका, और ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, जो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वह कारक किसका है? छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस नामक रोग का। ठीक है, मेनिनजाइटिस क्या है? तो एक मस्तिष्क ज्वर है, दिमाग में होने वाला बुखार है, मस्तिष्क में होने वाला। ठीक है, इसका कारक कौन है? वह है बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। सेकंड है निमोनिया, निमोनिया का भी एक कारण है। ठीक है, बेसिलस हीमोफिलस नामक एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया है ये एक। बेसिलस हीमोफिलस क्या है? एक जीवाणु है जो कि ग्राम नेगेटिव है। यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस, अब मेनिनजाइटिस क्या होता है यह भी याद रखिएगा, यह क्या है? मस्तिष्क ज्वर है और निमोनिया का कारक हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित संक्रमण है जिसमें नाक, गला और फेफड़े में संक्रमण हो जाता है। नवजातों में काली खांसी का कारक कौन है? तो बार्डेटेला परटूसिस जीवाणु। ठीक है, काली खांसी का जो जनक कारक है कौन होता है? बोर्डेटेला, बोर्डेटेला परटूसिस जीवाणु। ठीक है, यह भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। अब आयोग की बात करें तो आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना है, क्या माना है आयोग ने? तो वो है माना है ऑप्शन डी को। ठीक है, जो कि गलत है, पर क्या कहा जा सके, आयोग अपने ही आंसर बना लेता है। यूपी पीसीएस में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, या तो आयोग गलत आंसर दे देगा या तो उन क्वेश्चनों को ही डिलीट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ओके, यहाँ पे जो हरित गैस नहीं है वह है ऑप्शन डी, ऑर्गन जो है वह हरित गैस नहीं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन, ये तीनों जो हैं वह हरित गैसें हैं, हरित गैसें, ग्रीन हाउसेस गैसें हैं। ओके, ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं? मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जलवाष्प भी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसके अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में जो ग्रीन हाउस मुख्य गैसें हैं उनको आप याद कर लेना, जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 इज निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है? तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 इज निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ऑप्शन सी इज राइट, जो प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो लक्षित समूह वह है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि फुटपाथ विक्रेता, जो रेडी फेडी वाले व्यक्ति होते हैं वही इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना की, तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना की शुरुआत लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार को दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने की सुविधा दी गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं। 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे उस वो व्यक्ति इसमें शामिल है। ठीक है, जो 24 मार्च 2020 से पहले या उसी दिन से वेंडिंग का कार्य कर रहे थे। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वयं निधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। क्वेश्चन नंबर 27 इज क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 है वो क्या कहता है, ये देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, यह 3 देशों में विभाजित है, राइट है। सेकंड स्टेटमेंट, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेपों द्वारा हुई है, यह भी सही है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो ऑप्शन बी इज राइट, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बोर्नियो जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। एक फैक्ट यही याद रख लेना बोर्नियो के बारे में कि यह तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, 3 देशों में विभक्त है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई आते हैं। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति जो बोर्नियो की जो उत्पत्ति है वह भी ज्वालामुखी निक्षेपों से हुई है। ठीक है, इसके साथ इस द्वीप में हम देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इज, ठीक है, 28 में सूचियां दी हुई हैं, 2 सूचियां हैं।
फर्स्ट सूची में अधिकारियों का वर्णन है और दूसरी सूची में उन अधिकारियों से संबंधित कार्यों का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तलार नामक जो अधिकारी है वह क्या काम करता था। तलार जो होता था वह रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी होता था। जो पट्टकोल नामक अधिकारी होता है वह ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। सहसाधिपति की बात करें हम तो यह चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। बलाधीप की बात करें तो बलाधीप जो है वह चुंगी का संरक्षक होता था। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल दे रखा है। तलार नामक अधिकारी का संबंध रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल नामक अधिकारी का संबंध ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सहसाधिपति जो अधिकारी है वह इसका संबंध है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। बालाधीप की बात करें तो यह चुंगी का संरक्षक होता था। क्वेश्चन नंबर 29 इज भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो ऑप्शन ए इज राइट। जैन धर्म के जो लोग हैं उनका सर्वाधिक भाग नगरीय है। जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदायों की जनगणना में जो जैन समुदाय है उनका भारत की जनसंख्या में 0.4% प्रतिनिधित्व है, जिनका सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है, दो सूचियां दी हुई हैं। फर्स्ट सूची में विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्षों का वर्णन है, सेकंड सूची में राज्यों का वर्णन। क्वेश्चन एक करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, इसे स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आप करंट अफेयर का क्वेश्चन को देखते जरूर रहिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि आपको करंट में भी क्या पढ़ना है, क्योंकि करंट तो अंबार है, अथाह है। ठीक है, तो आपको अथाह नहीं पढ़ना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक या थीम से ही क्वेश्चन करंट अफेयर में भी पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी देखते रहिए, उसी से अनुमान लगाइए कि वर्तमान समय में भी क्या पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 है वह क्या कहता है ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 4 जिले दिए हुए हैं जिनमें गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ है। ठीक है, क्रम के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। यानी कि पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, देन उसके बाद कम जनसंख्या वाला जिला, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ओके, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर हैं, जिसमें 7 जो मिलियन शहर हैं वह उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में नगरों का जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जनसंख्या है वह कानपुर की, सेकंड नंबर पे लखनऊ की जनसंख्या है, गाजियाबाद थर्ड नंबर पे आ रहा है और आगरा की सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, तो एक क्रम याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कानपुर में है, देन लखनऊ की, देन गाजियाबाद की, देन आगरा की। क्वेश्चन नंबर 32 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ है? तो कलकत्ता में अवस्थित है। ठीक है, भारत धर्म महामंडल कहाँ अवस्थित है? हरिद्वार में। देव समाज कहाँ अवस्थित है? लाहौर में। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में की गई। क्वेश्चन नंबर 33 इज निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी कि रर्बेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि जीएस घुरे जो थे इन्होंने रर्बेनाइजेशन के विचार को बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया। जो गोविंद सदाशिव घुरे हैं ने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले कौन पहले व्यक्ति थे? तो गोविंद सदाशिव घुरे। इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की और सोशोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को भी इन्होंने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 34 इज नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री, क्वेश्चन करंट अफेयर का स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, कोचीन जो हवाई अड्डा है वह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई तो कब की गई? तो 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कोचीन अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो भारत का नहीं अपितु विश्व का, ठीक है, विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसी कारण यह क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि यह विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, ना कि सिर्फ भारत का। क्वेश्चन नंबर 36 इज निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है?
जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाली जो योजना है वह इसके अंतर्गत आ रही है, जिसका उद्देश्य पानी यानी जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2003 में इस योजना को शुरू किया गया, जो हरियाली योजना है। कब शुरू की गई? 2003 में, ठीक है। और वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत इस योजना का आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण हेतु जल का संरक्षण का कार्य शामिल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 37 इज, निम्नलिखित में युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यूपीएसएस में नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, आप ऐसा मत करके आ जाइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़ना, भले ही आपको दोबारा पढ़ना पड़े, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सर्ववर्मन का जो संबंध है वह गया ताम्रपत्र अभिलेख से नहीं। इसके अलावा हम बात करें ईश्वर वर्मन की, तो इसका संबंध जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से है, ठीक है। जीवित गुप्ता सेकंड की बात करें तो इनका संबंध देवबर्णाक अभिलेख से है। ईशान वर्मन की हम बात करें तो इनका संबंध हरहा पाषाण अभिलेख से है। अब बात करते हैं सर्ववर्मन का संबंध किससे? तो इनका संबंध है असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख से। असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख से संबंध है सर्ववर्मन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 38 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट सूची में क्रांति का वर्णन है, ठीक है, रेवोल्यूशन का वर्णन है। सेकंड सूची में उस क्रांति से संबंधित विषयों का वर्णन है। तो गोल्डन क्रांति का संबंध यहाँ पे किससे है? तो गोल्डन क्रांति का संबंध है यहाँ पर बागवानी व शहद उत्पादन से। ग्रे क्रांति की हम बात करें तो ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरकों से, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध है यहाँ तिलहन उत्पादन से। और ब्लैक यानी कि काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी व शहद से, ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। कृषि संबंधित कुछ अन्य क्रांतियों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें जो नीली क्रांति है उनका संबंध किससे? तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति का किससे संबंध है? तो चमड़ा, कोको या गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है क्या? भूरी क्रांति। गुलाबी क्रांति की हम बात करें तो इनका संबंध है प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से। वहीं श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, यानी कि दूध उत्पादन से संबंध श्वेत क्रांति का। रजत क्रांति की हम बात करें तो इसका संबंध है अंडा उत्पादन से या कुट उत्पादन से, ठीक है। आप ये क्रांति अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 39 इज, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालयन पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा 1 और 2, ठीक है। चोओ जो पर्वत श्रृंखला है यह भी हिमालय में अवस्थित है, और लाहोत्से जो पर्वत श्रृंखला है यह भी हिमालय में ही अवस्थित है। ये देखते हैं, राइट आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ही हमारी स्टेटमेंट सही है। चोओ पर्वत, ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसका जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 8000 यानी कि 8201 मीटर ऊंची है, ठीक है। तिब्बती भाषा में चोओ का क्या अर्थ है? फिरोजा देवी। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। लाहोत्से पर्वत की हम बात करें तो लाहोत्से पर्वत माउंट एवरेस्ट, K2 एवं कंचनजंगा के बाद दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में कौन है? तो लाहोत्से पर्वत है। इस प्रकार जो चोओ पर्वत है और लाहोत्से पर्वत है ये दोनों ही हिमालय के पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये लाइन दे भी रखी है कि चोओ और लाहोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अनामलाई पर्वत श्रृंखला कहाँ पर अवस्थित है? तो पश्चिमी घाट में है। और सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला जो है वह पूर्वी घाट में अवस्थित है, ठीक है। आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से अच्छी तरह अवगत होंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने बेसिक्स आपने जरूर क्लियर कर रखे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ चीज़ें कि आपको मैं यह भी बताऊँ कि पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, पूर्वी घाट किसे कहते हैं। तो इन सबको बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप अपने बेसिक्स क्लियर करते रहिए। आप प्रीवियस ईयर के नज़रिए से इन वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन करने के नज़रिए से, ठीक है। आपको बेसिक्स में यदि बताने लगा तो वाकई ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक बेसिक्स है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी देखिए नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए,
ठीक है। रेयान जो है वह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एस्पार्टेम की, तो यह संश्लेषित मधुरक है यानी कि सिंथेटिक स्वीटनर है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो यह एक हार्मोन है। वहीं नियोप्रीन की हम बात करें तो यह एक विशिष्ट रबड़ है, ठीक है। रेयान क्या है, तो रेयान एक रूपांतरित सेलुलोज है। इस चीज को याद रखिएगा, रेयान क्या है, रूपांतरित सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 41 इज निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करके आपको राइट आंसर का चयन करना है। यहाँ पे कुछ युद्धों का वर्णन दे रखा है। फर्स्ट में मुदकी का युद्ध है, सेकंड में पोर्टनोवो का युद्ध है, थर्ड में सक्करखेड़ा का युद्ध है और फोर्थ में बेदारा का युद्ध है। तो यहाँ अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ और सबसे लास्ट में यहाँ पे कौन सा युद्ध है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सक्करखेड़ा का युद्ध सबसे पहले होता है, उसके बाद बेदरा का युद्ध होता है, देन पोर्टनोवो का युद्ध होता है और लास्ट में मुदकी का युद्ध होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। सक्करखेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो यह 1724 ईस्वी में होता है। बेदरा का युद्ध की बात करें तो 1759 में होता है। पोर्टनोवो का युद्ध जो है वह 1781 में होता है और मुदकी के युद्ध की बात करें तो यह सबसे लास्ट में 1845 में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 इज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा, कतरनिया घाट है वह 1975 में स्थापित किया गया था। जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1975 में की गई, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में की गई। वहीं चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई, यानी कि 1979 में की गई। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रायपुर दे रखा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस नाम का कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई। यह रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। वहीं 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार भी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में अवस्थित है। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर नदी जो पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, अपितु यह डीपीएसपी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, एफडी हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। यानी कि जो मूल कर्तव्य थे वो मूल संविधान में नहीं थे। इसे स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया और यह संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को शुरू में जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्यों को, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया, ठीक है। जो स्वर्ण सिंह समिति है उसने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सुझाव दिया था, लेकिन शामिल कितने किए गए, 10 किए गए। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। यह 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि सभी माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है, यानी कि जो डीपीएसपी है उसके अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा की बात की गई है, अनुच्छेद 49 में, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें 2 सूचियां दी हुई हैं। सूची 1 में भवनों का वर्णन है, बिल्डिंग का वर्णन है, और सूची 2 में उन भवनों का निर्माणकर्ताओं का वर्णन है, ठीक है। सुल्तानगढ़ी जो भवन है जिसका निर्माण किसने किया, तो इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण किया गया। लाल महल यानी कि रेड पैलेस की बात करें तो इसका निर्माण बलबन द्वारा किया गया, ठीक है। जमात खाना मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण किया गया। वहीं 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा भवन है उसका निर्माण किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुल्तानगढ़ी भवन निर्माण इल्तुतमिश, लाल महल भवन का निर्माण बलबन द्वारा, जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जमात खाना मस्जिद का निर्माण कब किया गया, 14वीं शताब्दी में
अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा, जो जमात खाना मस्जिद है ना, ठीक है, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया, अपितु अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है, जिसका क्या नाम है, खिज्र खां नाम है, ठीक है, उसने जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, इसे खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 इज अनुमतीय योग शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से आप राइट आंसर का चयन करिए। तो ये देखते हैं। ठीक है, एक तरफ देखिए यहाँ पे दो सूची दी हुई है, ठीक है, सूची 1 में क्षेत्रों का वर्णन है और सूची 2 में अनुमतीय योग्य शोर स्तर है, यानी कि परमिशिबल नॉइस लेवल है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र के लिए जो है स्तर है वह कितना है, तो यह है 55 डीबी। ठीक है, आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डीबी है। ठीक है, शांत क्षेत्र की हम बात करें तो 50 डीबी होता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करें तो यह 70 डीबी होगा और व्यापारिक क्षेत्र के लिए यह 65 डेसिबल होगा। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। ठीक है, ये देखिए आवासीय क्षेत्र के लिए जो शोर का स्तर अनुमति योग्य है वह है 55, शांत क्षेत्र के लिए 50, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 70 डीबी और व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 47 इज, यहाँ पर भी दो सूचियां दी हुई हैं। ठीक है, सूची 1 में महासागरों का वर्णन है, वहीं सूची 2 में मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट यानी कि उस महासागर में गहरे बिंदु का वर्णन है। ठीक है, प्रशांत महासागर की हम बात करें तो प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा जो बिंदु है, गहरा गर्त है, वह कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है। ठीक है, आर्कटिक हम सागर में हम बात करें, आर्कटिक जो महासागर है उसका जो सबसे गहरा जो पॉइंट है वह कौन सा है, तो मेलोय गर्त है। ठीक है, हिंद महासागर की हम बात करें तो हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। ठीक है, अंध अटलांटिक यानी कि अंध महासागर या अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा पॉइंट है वह है प्यूटो रिको गर्त। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वह होगा ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट। महासागरों का वर्णन है एक तरफ उससे संबंधित गहरा बिंदु का वर्णन है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा मेरियाना गर्त, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट मेलोय गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट सुंडा गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट प्यूटो रिको गर्त। क्वेश्चन 48 करंट अफेयर से संबंधित है, हालांकि वर्तमान में भी यह सही है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, तो इसका राइट आंसर चाइना होगा। ठीक है, वर्तमान समय में भी चाइना ही टॉप पर है इस्पात उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर भारत की रैंक है। क्वेश्चन नंबर 49 इज, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है ये देखते हैं, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, यह भी सही है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। बात करें पारिस्थितिकी निकेत की तो यह किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय तथा जीवन के रूप को निर्दिष्ट करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है। जो पारिस्थितिकी निकेत शब्द है इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, तो जे ग्रीनेल ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया है। और यह शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 1917 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा है, जिसमें दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। ये देखते हैं अभिकथन में क्या कहा गया है। तो अभिकथन कहता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, जो कि अपने आप में सही है। और कारण में कहा गया है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कोड से आपको राइट आंसर चयन करना है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज राइट। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की जो है यानी कि कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वह 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वह दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी या दक्षिण अक्षांशों में पाई जाती है, कि मध्य पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम जो है भूमध्य सागर के नाम पर पड़ा, जिसके कारण से भूमध्य सागरीय जलवायु कहने लगे। इस जलवायु क्षेत्रों में वर्षा जो होती है दोस्तों वह शरद ऋतु में होती है और गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर यूपीपीसीएस 2022 के क्वेश्चन पेपर के हमने 50 क्वेश्चनों को बड़े डिटेल और विद एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को और कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस 2022 का पार्ट 2 का वीडियो होगा। देन पार्ट 3 का वीडियो भी आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चनों को और कवर कर लिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो में आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब आपको यह सहजता प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी बार भी देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको ये समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।